नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 4 का जो मेजर पेपर है सोशियोलॉजी, जिसका नाम है इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और एज यूजुअल हम ये क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रखेंगे। और ये जो आपका सिलेबस है इस पेपर का बहुत छोटा सा सिलेबस है। और एक तरीके से जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हम ऐसे राइटिंग किया करते थे, कुछ उसी तरीके का इसका सिलेबस और उसी पैटर्न पे आपको सोशियोलॉजी में आंसर करना रहता है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, यानी सामाजिक समस्याओं का क्या अर्थ होता है। सोशल प्रॉब्लम्स आर कंडीशंस दैट अफेक्ट ए लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी नेगेटिवली, सच एज पॉवर्टी, क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट। सामाजिक समस्याएं वो स्थितियां हैं जो समाज के बड़े हिस्से को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जैसे गरीबी हुई, अपराध हुआ, बेरोजगारी हुई। दे डिसरप्ट सोशल हार्मनी एंड रिक्वायर कलेक्टिव एक्शन फॉर रेजुलेशन। ये सामाजिक सद्भाव को बाधित करती है और इनके समाधान हेतु सामूहिक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। तो जो सोसाइटी को लार्ज नंबर ऑफ ये कहे कि लार्ज जो सेक्शन है सोसाइटी का उसको जो इफेक्ट करती है, उन सिचुएशन को हम सामाजिक समस्याएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक समस्याओं की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। सोशल प्रॉब्लम्स आर यूनिवर्सल एंड अफेक्ट मेनी पीपल, यानी सामाजिक समस्याएं सार्वभौमिक होती है और अनेक लोगों को यानी बहुत सारे लोगों को ये प्रभावित करती है। दे आर सोशल इन ओरिजिन, meaning they arise from the structure and functioning of society rather than individual alone। इनका जो उद्भव है यानी इनका जो विकास है या ये जहाँ से उत्पन्न होती है, वो इनका उद्भव सामाजिक होता है, अर्थात ये केवल व्यक्तियों से नहीं बल्कि समाज की संरचना और क्रियाओं से उत्पन्न होती है। यानी कि मेरे अकेले के करने से सामाजिक प्रॉब्लम नहीं अराइज होती, जबकि ये समाज की पूरी संरचना की वजह से क्या होती है, अराइज होती है। जैसे मान लो मैं अकेला हूँ और मैं नौकरी नहीं करना चाहता, तो मैं बेरोजगार रहूंगा। तो मेरा जानबूझ के बेरोजगार रहना सामाजिक समस्या नहीं है, लेकिन समाज के एक बहुत हिस्से का बेरोजगार होना क्या है, सामाजिक समस्या है। तो हम ये कहेंगे कि पहली बात तो ये यूनिवर्सल है और कई सारे लोगों को ये अफेक्ट करती है। साथ ही में जो इसका ओरिजिन है वो सोशल है, अर्थात ये समाज के स्ट्रक्चर और फंक्शन की वजह से क्या होती है, अराइज होती है। अगला है, व्हाट आर सोशल प्रॉब्लम्स डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, यानी कि सामाजिक समस्याएं व्यक्तिगत समस्याओं से कैसे भिन्न होती है। Social problems affect the whole community while individual problems concern only one person। अर्थात सामाजिक समस्याएं पूरे समुदाय को प्रभावित करती है, जबकि व्यक्तिगत समस्याएं केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित रहती है। Social problems require collective solution whereas individual problems can be resolved personally। सामाजिक समस्याओं का जो समाधान है वो सामूहिक रूप से होता है, जबकि व्यक्तिगत समस्याएं व्यक्तिगत स्तर पर सुलझाई जा सकती है। तो ये हमने सोशल प्रॉब्लम और इंडिविजुअल प्रॉब्लम में डिफरेंस देखा। ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉजिंग सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक समस्याओं के उत्पन्न होने में तीव्र औद्योगिकरण की क्या भूमिका है, समझाइए। Rapid industrialization creates problems like urban slums, unemployment and environmental degradation। यानी तीव्र औद्योगिकरण यदि होगा तो झुग्गी झोपड़ियाँ, बेरोजगारी और पर्यावरणीय ह्रास जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इट लीड्स टू माइग्रेशन एंड वीकन्स ट्रेडिशनल सोशल बॉन्ड्स। इससे प्रवासन बढ़ता है और पारंपरिक जो सामाजिक संबंध है वह क्या होते हैं, कमजोर होते हैं यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेपिडली होता है तब। अगला क्वेश्चन है, स्टेट टू कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। भारत में सामाजिक समस्याओं के दो कारण बताइए। सामाजिक समस्याओं के दो कारण कौन सा है, पहला है पोवर्टी एंड दूसरा है इलिटरेसी आर मेजर कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। यानी भारत में गरीबी और निरक्षरता यानी असाक्षरता सामाजिक समस्याओं के प्रमुख कारण हैं। दे गिव राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, चाइल्ड लेबर एंड अदर इश्यूज। और इनकी वजह से बेरोजगारी, अपराध, बाल श्रम और अन्य समस्याएं जन्म लेती है। यानी कि पुअर्टी और इलिटरेसी ये हम यूँ कहें तो रूट प्रॉब्लम हो सकती है, कह सकते हैं। यानी कि इन दो की वजह से ही फिर अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, चाइल्ड लेबर जैसी अन्य प्रॉब्लम और अराइज होती है। तो ये दो कारण हमने यहाँ पे बताए, अशिक्षा और गरीबी। अगला है, हाउ डज पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रीब्यूट टू सोशल प्रॉब्लम्स। जनसंख्या वृद्धि सामाजिक समस्याओं में कैसे योगदान देती है।
पॉपुलेशन ग्रोथ क्रिएट्स प्रेशर ऑन रिसोर्सेज लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग शॉर्टेज एंड पॉवर्टी। यानी जनसंख्या वृद्धि संसाधनों पर दबाव डालती है, जिससे बेरोजगारी पैदा होती है। बेरोजगारी और जनसंख्या बढ़ने से आवास में कमी होती है और ये गरीबी को उत्पन्न करती है। यानी कि जनसंख्या होगी तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे लिए कम रहेंगे तो उन पे प्रेशर आएगा। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार के जो अवसर है वो कम हो जाएंगे, तो बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी और जनसंख्या बढ़ने से आवास में कमी होगी। इट ऑल्सो इंक्रीजेज प्रेशर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम ऑल्सो। यह शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली पर भी अतिरिक्त बोझ डालती है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है, इन पे प्रेशर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंज ऑन द राइज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक समस्याओं की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। रैपिड सोशल चेंज क्रिएट्स डिसऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी। तीव्र सामाजिक परिवर्तन से समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड वैल्यूज रिजल्ट्स इन इश्यूज लाइक क्राइम, फैमिली डिसइंटीग्रेशन एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। पारंपरिक मान्यताएं और मूल्यों का टूटना, अपराध, परिवार का विघटन और सामाजिक संघर्ष जैसी समस्याओं को जन्म देता है। कौन? तीव्र सामाजिक परिवर्तन। यानी कि जब बहुत जल्दी रैपिडली सोशल चेंज होते हैं, जैसे अभी हम जिस फेज में चल रहे हैं वहाँ पे बहुत फास्ट रैपिडली चेंजेज हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो हमारे ट्रेडिशनल परंपराएं थी वो हमारी जो सोशल वैल्यूज है वो कम हो रही हैं। और क्राइम का होना, डिस फैमिली का टूटना यानी डिसइंटीग्रेट होना, या हमारे कल्चरल जो कॉन्फ्लिक्ट है उस जैसी समस्याएं हम खूब देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर सोशल प्रॉब्लम्स कंसिडर्ड रिलेटिव। सामाजिक समस्याएं सापेक्ष क्यों मानी जाती है। A condition may be seen as a problem in one society but not in another। यानी एक स्थिति को एक समाज में समस्या माना जा सकता है जबकि दूसरे समाज में समस्या नहीं माना जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, डिवोर्स में बी व्यूड नेगेटिवली इन वन कल्चर बट एक्सेप्टेड इन अनदर। जैसे तलाक को एक संस्कृति में नकारात्मक माना जाता है जबकि दूसरी में इसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये जो एक सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट यानी पॉजिटिवली लिया जाता है और एक सोसाइटी में नेगेटिवली, तो हम इसलिए कहते हैं कि जो ये प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, रिलेटिव होती है। क्या होती है? रिलेटिव होती है, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर होती है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज पुअर्टी एक्ट्स एज ए रूट कॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक समस्याओं की जड़ के रूप में गरीबी की क्या भूमिका है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि गरीब है तो उसके पास सीधी सी बात है पैसों की कमी रहेगा, तो वह क्योंकि बेरोजगार है। गरीब है तो वह शिक्षा से वंचित रहेगा, है ना। गरीब है तो वो कई तरीके की असामाजिक कार्य करने लग जाएगा। तो ये कहे कि गरीबी ही इन बाकी चीज़ों की क्या है, जड़ है। तो पुअर्टी लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर, क्राइम एंड मल न्यूट्रिशन। गरीबी बेरोजगारी, बाल श्रम, अपराध और कुपोषण को जन्म देती है। इट वीकन्स सोशल डेवलपमेंट एंड इज ए रूट कॉज ऑफ मेनी सोशल इविल्स। यह सामाजिक विकास को कमजोर करती है और अनेक सामाजिक बुराइयों की जड़ बनती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक समस्याओं की रोकथाम में शिक्षा की क्या भूमिका है। एजुकेशन स्प्रेड अवेयरनेस, रिड्यूसेस सुपरस्टिशन एंड प्रमोट्स इक्विलिटी। यानी शिक्षा जागरूकता फैलाती है, अंधविश्वास को कम करती है और समानता को बढ़ावा देती है। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू फाइट अगेंस्ट पोवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। यह व्यक्तियों को गरीबी, शोषण और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने में सक्षम बनाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक समस्याओं की रोकथाम में एक बहुत अच्छा रोल अदा करती है। यहाँ से आपको बड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ये आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, कि बड़े क्वेश्चन कैसे बनेंगे। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्लेन देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सामाजिक समस्याओं की संकल्पना पर चर्चा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, एनालाइज द मेजर कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। भारत में सामाजिक समस्याओं के कारणों का उपयुक्त उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला है, एक्सप्लेन हाउ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण किस प्रकार सामाजिक समस्याओं की वृद्धि में योगदान करते हैं, स्पष्ट कीजिए या समझाइए।
अगला है इवेल्युएट द रोल ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी एज ए रूट कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक समस्याओं की जड़ के रूप में गरीबी और अशिक्षा की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, डिस्कस द रिलेटिविटी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स विद रेफरेंस टू कल्चर एंड सोशल चेंज। सामाजिक और सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में सामाजिक समस्याओं की सापेक्षता पर चर्चा कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन भी थोड़ा सा यदि टेक्निकल जाता है एग्जामिनर, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आपके लिए एक विशेष सूचना, यदि आप ये चाहते हो कि आपके एक ही डॉक्यूमेंट में आपको सारी क्लासेज अवेलेबल हो जाए, यानी कि हमने हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे कैंडिडेट्स की सुविधा हेतु हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, एक पीडीएफ फाइल तैयार करी है, जिसमें आपको सिस्टमेटिक ढंग से, चाहे सेमेस्टर सेकंड हो, चाहे सेमेस्टर फोर्थ हो, उनकी चाहे डिटेल क्लासेज हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, इन सब की हमने क्लासेज वहाँ पे कलेक्ट की है आपके पेपर के साथ। जैसे वीएससी का पेपर स्वच्छ भारत हो गया, वीएससी पेपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, एईसी पेपर एनवायरमेंट पोल्यूशन एटसेट्रा हो गया। तो हर एक पेपर को हमने बड़े ही सिस्टमेटिक वे में वहाँ पे रखा है, और साथ ही में आपको प्ले बटन दिया है। इस प्ले बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट ही वीडियो क्लास की लिंक पे पहुंच जाओगे, यानी कि आप डायरेक्ट यूट्यूब पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, या माइनर, वीएससी, एसएससी, एईसी, मेजर, जो भी आपका पेपर है, आपके लिए डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। यदि आपको ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध होना है, या आपको चाहते हो कि आपके पास ये पीडीएफ हो, तो आप हमें इस नंबर पर सिर्फ ये लिखकर सेंड कर दीजिए, पीडीएसयू पीडीएफ। हम आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, और एग्जाम में आपको ये बहुत मददगार साबित होगी। हमारा ये है कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े यूट्यूब पे, आपके एक ही डॉक्यूमेंट में सारे लिंक आपके पास हो, और जो एक्स्ट्रा आपको कुछ चाहिए तो वो आप हमारे साथ नोटिफाइड रहे, ताकि हमारे हर एक नोटिफिकेशन से आप अवेयर रहे। बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रक्चरल पोवर्टी? संरचनात्मक गरीबी से क्या अभिप्राय है? स्ट्रक्चरल पोवर्टी अराइजेज ड्यू टू सिस्टमेटिक इनइक्वलिटीज इन सोसाइटी, such as unequal distribution of resources, limited access to education and economic disparity। संरचनात्मक गरीबी समाज में विद्यमान असमानताओं के कारण उत्पन्न होती है, जैसे संसाधनों का असमान वितरण होना, शिक्षा तक सीमित पहुंच होना, और आर्थिक विषमता का होना, यानी कि समाज के कुछ वर्गों के पास ज़्यादा संसाधन होना और कुछ के पास कम होना, कईयों की शिक्षा तक बहुत अच्छी पहुंच होना, कईयों की शिक्षा तक पहुंच ही नहीं हो पाना, और कईयों के पास ज़्यादा धन का होना, कईयों के पास बहुत कम धन का होना। इस तरीके की जो असमानता है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, इसकी वजह से जो गरीबी पैदा होती है, उसको संरचनात्मक गरीबी कहा जाता है। अगला है, मेंशन टू इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के दो प्रभाव बताइए। पॉवर्टी लीड्स टू मल न्यूट्रिशन एंड इलिटरेसी, यानी गरीबी कुपोषण और निरक्षरता को जन्म देती है। इट ऑल्सो रिड्यूसेज ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये ओवरऑल सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी क्या करती है? रिड्यूस करती है। सामाजिक और आर्थिक विकास को भी ये सीमित करती है। अगला है, हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट डिफाइंड? बेरोजगारी को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? बेरोजगारी क्या होती है? जैसे ये एक व्यक्ति है, इसकी इच्छा है काम करने की, और इस काम की ये तलाश भी करता है। काम की तलाश करने के बावजूद भी इसको काम नहीं मिल पाता है, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसकी इच्छा है, ये काम तलाश कर रहा है, लेकिन इसकी जो स्किल है, उस स्किल्स के अकॉर्डिंग इसको काम नहीं मिल पाता, तो भी इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन यदि इसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, काम करने की इच्छा नहीं है, इसका मतलब ये काम भी नहीं करेगा, तो क्या इस सिचुएशन को बेरोजगारी कहते हैं? नहीं, इसको ठलवागिरी कहते हैं। ये एकदम थाला-बुला आदमी है, इसको कोई काम नहीं करना। तो बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? व्यक्ति की इच्छा है और काम की तलाश है, उसके बावजूद उसको काम नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए कंडीशन वेयर पीपल विलिंग टू वर्क आर अनेबल टू फाइंड सूटेबल जॉब फॉर देयर स्किल्स, यानी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कार्य करने के इच्छुक लोग अपनी योग्यता के अनुसार उपयुक्त कार्य प्राप्त नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन है, स्टेट टू मेजर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी के दो प्रमुख कारण बताइए। पहला है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी तीव्र जनसंख्या का बढ़ना, यानी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स, और धीमा औद्योगिक विकास, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट धीरे हो रहा है। धीरे हो रहा है तो जो रोजगार के अवसर है
वह भी क्या हो रहे हैं, कम क्रिएट हो रहे हैं, जबकि जो अपनी पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो बहुत ज़्यादा दिन दुगनी रात चौगुनी से बढ़ रही है। और आपको पता ही है दुनिया में हम सबसे आगे हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के पीछे 2 रीज़न हो गए कि पॉपुलेशन का स्पीड से बढ़ना, रैपिडली ग्रोथ करना, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का थोड़ा स्लो डाउन ग्रोथ होना। इन 2 वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीज़नल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? मौसमी और छिपी हुई बेरोजगारी में क्या अंतर है? इसको छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसका नाम याद रखना, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देखो क्या होता है, ये एक व्यक्ति है, इसको पूरे साल भर में कुछ महीनों में इसको काम मिलता है, कुछ सीज़न इसकी होती है तब इसको काम मिलता है, बाकी महीनों में ये खाली बैठा रहता है। इसका मतलब ये कौन-सा बेरोज़गार हुआ? ये मौसमी बेरोज़गार हुआ, यानी इसका जो रोज़गार है वो मौसमी रोज़गार है, और इसकी जो सिचुएशन है उसको मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। यानी एक सीज़न में इसको नौकरी मिलती है और एक सीज़न में इसको काम नहीं मिलता। वहीं बात करें, जैसे ये कोई एक खेत है, इस खेत पे 5 जने काम कर रहे हैं, 5 जने काम करके इस पर 10 बोरी गेहूँ हो रहा है, यानी 10 बोरी गेहूँ की पैदा हो रही है। इस पे छठा व्यक्ति भी काम कर रहा है। छठे व्यक्ति के काम करने से यहाँ पे प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यदि ये छठा व्यक्ति यहाँ से निकल भी जाए, तो भी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो छठा व्यक्ति आया, ये दिखने में तो काम कर रहा है, लेकिन काम में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन में नील बटा सन्नाटा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे होते हैं और प्रोडक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, ये एक तरीके से छिपे हुए बेरोज़गार है। छिपे हुए बेरोज़गार है, यानी ये काम नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? छिपी हुई बेरोज़गारी कहते हैं। जनरली ये सरकारी दफ़्तरों में और कृषि में देखने को मिलती है। सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यूरिंग ऑफ सीज़न इन एग्रीकल्चर, यानी मौसमी बेरोजगारी कृषि के अवकाश काल में होती है, जबकि वाइल डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स मोर पीपल आर एंगेज्ड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर ए जॉब। जबकि छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ हुआ कि किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग काम पे लगे रहना। अगला है, डिफाइन करप्शन इन सिंपल वर्ड्स। भ्रष्टाचार को सरल शब्दों में परिभाषित करो। करप्शन इज ए मिसयूज ऑफ पावर और पोजीशन फॉर पर्सनल गेन, ऑफन थ्रू ब्राइबरी, फेवरिटिज्म और फ्रॉड। भ्रष्टाचार सत्ता या पद का दुरुपयोग है जो अक्सर रिश्वत, पक्षपात और धोखाधड़ी के माध्यम से किया जाता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं भ्रष्टाचार वाली, ये खूब हमने छोटे क्लासों में पढ़ा है। अगला है, मेंशन 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार के कोई 2 हानिकारक प्रभाव बताइए। करप्शन वीकन्स गवर्नेंस एंड रिड्यूस पब्लिक ट्रस्ट। भ्रष्टाचार सुशासन को कमजोर करता है और जनता का विश्वास घटाता है। इट ऑल्सो हिंडर्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यह आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बाधित करता है। अगला है, हाउ डज पॉवर्टी लीड टू करप्शन। गरीबी किस प्रकार भ्रष्टाचार को जन्म देती है। Poverty compels people to use unfair means for survival, leading to bribery, fraud, and other corrupt practices. यानी गरीबी लोगों को जीविका के लिए अनुचित साधन अपनाने पर मजबूर करती है, जिससे रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और अन्य भ्रष्ट प्रथाएं समाज में पनपने लगती है। अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट 2 मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। पहला है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर आए, यानी कौशल विकास कार्यक्रम लेके आए, यानी लोगों में किसका डेवलपमेंट हो, स्किल्स का। यदि आप में स्किल होगी तो आप इस स्किल के दम पे क्या करोगे, 2 पैसे कमाओगे, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओगे। आप किसी नौकरी की तलाश में नहीं रहोगे। जैसे दर्जी है, दर्जी में अपनी स्किल होती है तो वह दुकान खोल के बैठ जाता है, लोगों के कपड़े सिलता है, इससे उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो आपकी खुद की स्किल डेवलप होना। सेकंड, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। और लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना ताकि बेरोजगारी घटाने में क्या हो, मदद मिल सके। तो आप यहाँ पे 2 चीज़ें बता सकते हो कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए जाए या उनको मोटिवेशन मिले। सेकंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बीच क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट फ्रस्ट्रेशन एंड इनइक्वलिटी विच फ्यूल करप्शन। यानी गरीबी और बेरोजगारी असंतोष और असमानता को जन्म देती है जो भ्रष्टाचार को बढ़ाती
है। दीज थ्री फैक्टर्स रेनफोर्स ईच अदर एंड स्लो डेवलपमेंट। ये तीनों ही एक कारक एक दूसरे को मजबूत करते हैं और विकास को धीमा करते हैं। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। डिस्कस द स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ पोवर्टी इन इंडिया एंड सजेस्ट सुटेबल रेमेडीज। भारत में संरचनात्मक गरीबी के कारणों पर चर्चा कीजिए और उपयुक्त समाधान बताइए। सेकंड है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया विथ सुटेबल एग्जांपल्स। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। ये मेरी तरफ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, या फिर यही क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा, राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग, जिसमें आपको एक नाम दे दिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा दे दिया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा दे दिया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, चौथा दे दिया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरीके से आपको कई तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट के नाम दिए जाएंगे और सब पे आपसे टिप्पणी लिखवाई जा सकती है। अगला है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर भ्रष्टाचार के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है इवेल्युएट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के परस्पर संबंध का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन और है, सजेस्ट इफेक्टिव मेजर्स ऑफ एराडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पोवर्टी इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी समाप्त करने और गरीबी को घटाने के प्रभावी उपाय सुझाइए। अब बात करते हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट कि आपकी वीएससी चाहे कोई भी पेपर हो, कल्चर कम्युनिकेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट, स्वच्छ भारत, आपके कोई माइनर पेपर हो, आपका एसईसी का, एईसी का, जो भी आपके पेपर हो, हमने ऑलमोस्ट सारे पेपर की क्लासेस डाल दी हैं। कोई पेपर बचा हुआ है तो आप टाइमली हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम वो क्लास भी आपके लिए समय पर लेकर उपस्थित हो सके। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? कम्युनलिज्म रेफर्स टू एक्सेसिव लॉयल्टी टू वंस ओन रिलीजन और कम्युनिटी, ऑफन लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस विद अदर ग्रुप्स। यानी सांप्रदायिकता का अर्थ है कि जब अपनी धार्मिक या सामुदायिक पहचान के प्रति अंधनिष्ठा हो, जो कि प्राय अन्य समूहों के साथ संघर्ष और हिंसा का कारण बनती है। यानी कहने का मतलब, जब आप अपनी धार्मिक और जो सामुदायिक पहचान है उसमें तो आपकी बहुत ज़्यादा निष्ठा हो, और बाकी जो अदर है उनको आप क्या समझते हो, बेकार समझते हो या इन्फीरियर समझते हो, तो इस तरीके का जो सिचुएशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। मेंशन टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता के दो हानिकारक प्रभाव बताइए। कम्युनलिज्म क्रिएट्स सोशल डिसहार्मनी एंड वीकन्स नेशनल यूनिटी। सांप्रदायिकता सामाजिक असमंजस्य उत्पन्न करती है और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। इट ऑल्सो हिंडर्स इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ये आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भी बाधा डालती है। अगला है डिफाइन कास्ट इनइक्वलिटी इन सिंपल टर्म्स। जातीय असमानता को सरल शब्दों में परिभाषित कीजिए। कास्ट इनइक्वलिटीज मीन्स डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल बेस्ड ऑन कास्ट hierarchy ऑफन सीन इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिट्स। जातीय असमानता का अर्थ है कि जाति आधारित भेदभाव या असमान व्यवहार जो प्राय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में देखा जाता है। यानी कि जातिगत आधार पर असमानता रखना या व्यवहार करना क्या कहा जाता है? जातीय असमानता कही जाती है। अगला है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जाति आधारित भेदभाव के दो उदाहरण दीजिए। जैसे अनटचेबिलिटी यानी स्पर्शता, डिनाइल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड और एम्प्लॉयमेंट। शिक्षा या रोजगार के में समान अवसरों से वंचित करना, ये क्या होते हैं? जातिगत आधारित भेदभाव है। अगला है व्हाट इज जेंडर इनइक्वलिटी। लैंगिक असमानता क्या है? जेंडर इनइक्वलिटी इज अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ मेन एंड वुमेन इन अपॉर्चुनिटीज, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। लैंगिक असमानता का अर्थ है पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसरों, अधिकारों और दायित्वों में असमान व्यवहार करना, ऑफन फेवरिंग मैन, जो प्राय पुरुषों के पक्ष में होता है। यानी कि एक जेंडर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देना, दूसरे को इन्फीरियर करना, दैट इज जेंडर इनइक्वलिटी। हम इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, क्योंकि ये सारे कॉमन सी चीज़ें हैं और अपन सुनते रहते हैं, तो थोड़ा-सा अपने को बस क्वेश्चन की तरफ ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन 2 एरियाज़ वेयर जेंडर इनइक्वालिटी इज़ विजिबल। लैंगिक असमानता किन 2 क्षेत्रों में दिखाई देती है?
कॉमनली विजिबल इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि लैंगिक असमानता प्राय शिक्षा में और रोजगार के अवसरों में दिखाई पड़ती है। अभी आप जैसे अब देखोगे थोड़ा कम है, क्योंकि जागरूकता आई है, सरकार ने भी इसके प्रति बहुत सारे काम किए हैं, बट हम अगर थोड़े पीछे जाए तब ये बहुत सारी दिखाई पड़ती थी। अगला है, हाउ डज कम्युनलिज्म थ्रीटन डेमोक्रेसी, सांप्रदायिकता लोकतंत्र को कैसे खतरे में डालती है। कम्युनलिज्म promotes division among citizens, weakens secularism, and creates vote bank politics with threaten democratic values। यानी सांप्रदायिकता नागरिकों में विभाजन बढ़ाती है, धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करती है और वोट बैंक राजनीति को बढ़ावा देती है, जिससे हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको क्या होता है, खतरा उत्पन्न होता है। अगला है, स्टेट टू गवर्नमेंट मेजर्स अगेंस्ट कास्ट इनइक्वलिटी, जातीय असमानता के विरुद्ध सरकार के दो उपाय बताइए। रिजर्वेशन इन एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एंड लीगल प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर मेजर मेजर्स। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण को लाना और अस्पृश्यता पर कानूनी प्रतिबंध जैसे प्रमुख उपाय सरकार ने इसके लिए रखे हैं। यानी कहने का मतलब, सरकार ने कास्ट इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए जो उपाय अपनाए हैं उनमें हम ये कह सकते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी लाना एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, साथ ही में लीगल प्रिवेंशन करना अनटचेबिलिटी के लिए, ये कुछ अच्छे उपाय सरकार ने यहाँ पे किए हैं। अगला है, हाउ डज जेंडर इनइक्वलिटी अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लैंगिक असमानता आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है। Gender inequality reduces women's participation in the workforce, lowering productivity and slowing national progress। लैंगिक असमानता महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को कम करती है, जिससे उत्पादकता घटती है और राष्ट्रीय प्रगति धीमी होती है। यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी की वजह से समाज में जो महिलाएं हैं उनको काम करने का मौका नहीं मिल पाता, जिससे उनकी जो वर्क फोर्स है उसमें उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, और प्रोडक्टिविटी कम होती है तो हमारी जो प्रोग्रेस है वह भी क्या होती है, स्लो होती है। अगला है, सजेस्ट टू मेजर्स टू रिड्यूस कम्युनलिज्म इन इंडिया, भारत में सांप्रदायिकता को घटाने के दो उपाय बताइए। पहला, प्रमोटिंग इंटरफेथ डायलॉग, यानी अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, और शिक्षा में समान अवसर का उपलब्ध करवाना सांप्रदायिकता को घटाने में क्या होगा, सहायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला है, डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, भारत में सांप्रदायिकता के कारणों और परिणामों पर चर्चा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कास्ट इनइक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी एंड इवेल्युएट द मेजर्स टेकन टू रिमूव इट, भारतीय समाज में जातीय असमानता की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और इसे दूर करने के लिए अपनाए गए उपायों का मूल्यांकन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी इन हिंडरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने में लैंगिक असमानता की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अगला, एग्जामाइन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनलिज्म, कास्ट इनइक्वलिटी एंड जेंडर इनइक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में सांप्रदायिकता, जातीय असमानता और लैंगिक असमानता के परस्पर संबंध की जांच कीजिए। एक क्वेश्चन और है, सजेस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट इक्वलिटी एंड सेक्युलरिज्म इन इंडिया, भारत में समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीतियां सुझाइए। यदि टेक्निकल पेपर हुआ तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं आखिरी और चौथी यूनिट की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय डोवरी सिस्टम, दहेज प्रथा से आपका क्या अभिप्राय है। द डोवरी सिस्टम इज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग मनी, गुड्स और प्रॉपर्टी टू द ग्रूम्स फैमिली ड्यूरिंग मैरिज, यानी दहेज प्रथा विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को धन, वस्तुएं और संपत्ति देने की प्रथा होती है या प्रथा है। मेंशन टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डोवरी सिस्टम, दहेज प्रथा के दो हानिकारक प्रभाव बताइए। फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिलीज, यानी परिवारों पे आर्थिक बोझ बढ़ता है। इट प्रमोट्स डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट्स ऑफ वुमेन, और ये महिलाओं पर घरेलू हिंसा और उत्पीड़न को बढ़ावा देता है। डोवरी सिस्टम के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की नीड है नहीं, एक्चुअली इन सारी बातों से हम बहुत पहले से अवेयर है, बहुत इनको सुनते हुए आए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा क्या है।
डोमेस्टिक वायलेंस इज फिजिकल, इमोशनल और मेंटल अब्यूज विद इन ए फैमिली, यूजुअली अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। घरेलू हिंसा परिवार के भीतर शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक उत्पीड़न है जो प्राय महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होता है। अगला है स्टेट टू फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा के दो रूप बताइए। पहला फिजिकल असोल्ट यानी शारीरिक आक्रमण, वर्बल अब्यूज और कॉमन फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि मौखिक तौर पे अपमान करना, यानी कि मुंह से गलत शब्दों की तरह बात करना, यानी कि महिलाओं से अपमानजनक शब्दों में बात करना या उनको फिजिकली असोल्ट करना, ये दोनों डोमेस्टिक वायलेंस के क्या है, फॉर्म है या प्रकार है या रूप है। नेक्स्ट है हाउ डज डोवरी सिस्टम अफेक्ट द स्टेटस ऑफ वुमन। दहेज प्रथा महिलाओं की स्थिति को कैसे प्रभावित करती है। डोवरी रिड्यूस वुमेन्स डिग्निटी, ट्रीट्स देम एज फाइनेंशियल बर्डन्स एंड समटाइम्स लीड्स टू क्रूल्टी और डोवरी डेथ्स। यानी दहेज महिलाओं की गरिमा को घटाता है, उन्हें आर्थिक बोझ मानता है और कभी कभी क्रूरता या दहेज मृत्यु का कारण भी बनता है। अगला है मेंशन टू लीगल मेजर्स अगेंस्ट द डोवरी सिस्टम इन इंडिया। भारत में दहेज प्रथा के विरुद्ध दो कानूनी उपाय बताइए। द डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 यानी दहेज निषेध अधिनियम 1961 एंड सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी आर की लीगल मेजर्स। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A प्रमुख रूप से कानूनी उपाय है, जिसमें दहेज निषेध अधिनियम 1961 और धारा 498A ये दो एक कानूनी उपाय है भारतीय संविधान के तौर पे। बात करें अगले क्वेश्चन की, हाउ डज डोमेस्टिक वायलेंस अफेक्ट चिल्ड्रन। घरेलू हिंसा बच्चों को कैसे प्रभावित करती है। डोमेस्टिक वायलेंस कॉजेज फियर, ट्रॉमा एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी इन चिल्ड्रन अफेक्टिंग देयर ओवरऑल ग्रोथ। घरेलू हिंसा बच्चों में भय, आघात और भावनात्मक अस्थिरता उत्पन्न करती है, जिससे उनके समग्र विकास पर क्या होता है, नकारात्मक असर पड़ता है। यानी कि जब छोटा बच्चा होता है और वो घर में लड़ाई दंगा देखता है कि माता-पिता के बीच वायलेंस वगैरह हो रही है, मम्मी को पीटा जा रहा है या मुँह से कुछ अब्यूजिंग वर्ड बोले किए जा रहे हैं, तो उसमें भी फ़ियर पैदा हो सकता है, ट्रॉमा पैदा होता है और उसमें भी इमोशनल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, जो कि आगे चलकर उस बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ को क्या करती है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। अगला है व्हाई इज डोवरी कंसिडर्ड ए सोशल इविल। दहेज प्रथा को सामाजिक बुराई क्यों माना जाता है। डोवरी एनकरेजेस ग्रीड, लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड डिस्टर्ब्स सोशल हार्मनी। दहेज लालच को बढ़ावा देता है, महिलाओं के शोषण का कारण बनता है और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ता है, इसलिए इसको सामाजिक बुराई माना जाता है। स्टेट टू गवर्नमेंट मेजर्स टू कर्ब डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सरकार के दो उपाय बताइए। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वुमेन हेल्पलाइन सर्विस, दीज आर दी इम्पोर्टेंट स्टेप्स। यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 लेके आए और महिला हेल्पलाइन जैसी सेवाएं चालू करके सरकार ने इसको यानी घरेलू हिंसा को कम करने के लिए कुछ उपाय बनाए हैं या उपाय बनाए तैयार किए हैं, जिससे ये कम हुई भी है। सजेस्ट टू मेजर्स टू एराडिकेट डोवरी सिस्टम। दहेज प्रथा को समाप्त करने के दो उपाय सुझाइए। स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट कैन हेल्प एराडिकेट डोवरी। जागरूकता फैलाना और महिलाओं की शिक्षा व सशक्तिकरण को बढ़ावा देना दहेज प्रथा को समाप्त करने में क्या हो सकता है, सहायक सिद्ध हो सकता है। बट रियलिटी कुछ और है दोस्तों, आप बेहतर जानते हो कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, दहेज प्रथा ने एक नया रूप समाज में ले लिया है, बट अभी भी सही ढंग से इस पर अवेयरनेस नहीं हुई है, अवेयरनेस का सही ढंग से स्पेयरनेस नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं यदि सही शिक्षा समाज में स्प्रेड होगी तो डोवरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डोवरी सिस्टम इन इंडिया। भारत में दहेज प्रथा के कारणों और परिणामों पर चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए तथा महिलाओं और बच्चों पर उसके प्रभाव को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल मेजर्स इन कंट्रोलिंग द डोवरी सिस्टम। दहेज प्रथा को नियंत्रित करने में कानूनी उपायों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए। इंपॉर्टेंट है, यदि डोवरी का क्वेश्चन आया तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका बन सकता है। इवेल्युएट द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडियन फैमिलीज। भारतीय परिवारों में घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का मूल्यांकन
कीजिए, यानी कौन-कौन से वो कारक है जो भारतीय परिवारों में घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी बनते हैं। अगला है सजेस्ट प्रैक्टिकल मेजर्स टू एलिमिनेट द डाउरी सिस्टम एंड रिड्यूस डोमेस्टिक वायलेंस। दहेज प्रथा समाप्त करने और घरेलू हिंसा को घटाने के व्यावहारिक उपाय सुझाइए। यानी कौन-सी वो बातें हैं जिनको हम काम में लेंगे तो ये दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। इस पीडीएफ के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है हमें पीडीएस टू पीडीएफ और इस नंबर पे भेज देना है। हम आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे और ये पीडीएफ आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। यहाँ तक वीडियो आपने देखा इसके लिए धन्यवाद और हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। यदि आपको इसकी पीडीएफ की नीड है तो आप इस वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए जहाँ पर इस आज की क्लास की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। आपकी कोई क्वेरी है आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। आपके कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई समस्या हो या आपकी कोई जिज्ञासा हो, आप हमसे जुड़ना चाहते हो व्हाट्सएप पे आप संपर्क कीजिए। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, हम आपको रिप्लाई भी करते हैं टाइम पे और आपके सजेशन हमेशा आपको ओपन माइक लिए आपको हम इनवाइट करते हैं। जो भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो हम उसका दिल खोल के स्वागत करते हैं। हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।